अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा, ये आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की क्लास में हम टोन सेट करेंगे, क्या करना है, कैसे करना है। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरा बच्चा, अब स्टार्ट करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की आज हम बात करेंगे, एडवांस कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग। एडवांस कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग जो है, ये एक आप पहले इसका नाम होता था AFR, सही है ना, एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सही है। FFR भी लोग कहते थे, अब इसको कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग कर दिया है क्योंकि जाहिर सी बात है कि कॉर्पोरेट का ही हम सारा काम देख रहे होते हैं। तो सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लेकिन इसमें आके अपने और जो है बहुत ज़्यादा चालाकियाँ की हैं। चालाकियाँ क्या की हैं उसके ऊपर बात करेंगे। स्मार्टली कैसे इस पेपर को पास कर सकते हैं। देखो याद रखो, मैं हमेशा कहता हूँ CSD नेम ऑफ स्मार्ट स्टडीज। CA किसका नाम है? स्मार्ट स्टडीज़ का नाम है। अगर तो हम स्मार्ट स्टडी करेंगे तो ही हम CA कर पाएंगे। अगर हम स्मार्ट स्टडी नहीं करेंगे, CA रोल आ जाएगा, ये पेपर भी रोल आ जाएगा, कोई भी पेपर रोल आ जाएगा। अब स्मार्ट स्टडी क्या होती है वो मैं क्लास में सिखाऊंगा। 50 नंबर उठाने, हमें केवल 50 नंबर उठाने हैं। लेकिन सबसे पहले उसमें ये सीखना है कि यार बच्चा फेल क्यों होता है, रीजन फॉर फेलियर्स क्या। और ये हम खुद नहीं सीखेंगे, ये हम आईकेप बाबू से पूछेंगे कि बच्चा फेल क्यों होता है आईकेप के हिसाब से। फिर हम एक पॉइंट अपने भी डालेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट मुख्तसर रखेंगे इस ओरिएंटेशन को। ये मैं बता दूं, हमारी लाइव क्लासेस कब हुआ करेंगे? 3 दिन हफ्ते में बाकायदगी से, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे रात 9 से 10 लाइव क्लासेस हुआ करेंगे, ठीक है। और रिकॉर्डिंग भी आपको क्रोमा की मिलेगी, जो क्रोमा टाइप का होता है कि टीचर साइड में, वो सारी चीज़ें आपको होंगी। तो आ जाए सर, स्टार्ट करते हैं हम। और स्टार्ट करते हुए हम सबसे पहले आ जाएंगे अपने पास आईकेप के एग्जामिनर कमेंट्स को देखते हुए, सही है, ताकि हमें ये पता ज़रूर चल जाए कि आईकेप भैया जो है वो हमसे चाहते क्या है और हम क्या करते हैं। फिर हम एक एक टॉपिक के ऊपर बहुत ही जो है ना प्यार से, आहिस्ते से तो नहीं कहूँगा, थोड़ा सा क्विकली गुजरेंगे हम, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन से टॉपिक पास करेंगे। आज की क्लास में 5-6 टॉपिक आपको दे दूंगा कि इनको कर लो तो पास हो जाओगे। तो आ जाए सर, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जामिनर कमेंट्स, 33% रिजल्ट था इसका, सही है ना। ये कौन सी अटेम्प्ट थी? समर 2025, समर 2025, विंटर 25, जून 25, इसी के आप हमारे पास आखिरी अवेलेबल थे। इसके बाद जो हमारे पास नहीं थे। कह रहा है करंट पासिंग रेट ऑफ 33% अलाइंस क्लोजली विद द प्रीवियस रिजल्ट ऑफ 32% and shows a modest improvement compared to 5 session average of 30%. This upward trend indicates a gradual return to the mid-30s range, which was common prior to the implementation of the 1-year policy. मतलब जब 1.5 साल के पेपर होते थे, मतलब ये आपको ये खुश नहीं है आईकेप वाला कि तुम क्यों जल्दी जल्दी पेपर दे रहे हो यार, आराम से 1.5 साल की में देते, सही है। अब आ जाते हैं। It was frequently noted that examinees omitted detailed workings for the figures presented in their answers. Consequently, when figures were incorrect, no partial marks could be awarded. Examinees must understand that response copied from spreadsheets reflect only values and static text. Formulas used within the spreadsheet are not visible in the answer area. Formulas पता ही नहीं होते, तुम लोग वर्किंग भी नहीं करते हो, ठीक है ना, वो सिर्फ टेक्स्ट हमें बताता है। तो आए सर हम एक और काम करते हैं ना, हम एक जो है ना वो बना लेते हैं, एक नया डॉक्यूमेंट, उसमें बताते डालेंगे रीजंस फॉर लूजिंग मार्क्स, ठीक है। उसमें हम डाल देते हैं ताकि आपको नोट हो जाए पहली क्लास में ही कि क्या होता है। हमने कहा रीजंस फॉर लूजिंग मार्क्स। पहला रीजन उस समय दिया है, नो डिटेल्ड वर्किंग्स, हैंस लूजिंग पार्शियल मार्क्स व्हेन फिगर इज इनकरेक्ट। बोले भैया तुमने अगर करंट एसिड गलत निकाले उसकी वर्किंग तो बता देते ताकि मैं तुम्हें ये तो देख लिया तुमने कौन सी फिगर गलत ली है, सही ना। ये पहला रीजन। देखो स्मार्ट स्टडी इसी का नाम है, अपनी गलतियां आइडेंटिफाई करना और कौन सी चीज मार्क्स दिलाएगी वो देखना। फिर आते हैं, as this was the first instance of computer based exam for this paper, it was observed that many examinees made unnecessary use of spreadsheet functionality for theoretical and narrative responses। बोला तुम unnecessary use भी कर रहे हो। Examinees are reminded that the spreadsheet tool is intended solely for numerical workings and supporting calculations. When using the spreadsheet, examinees should integrate relevant workings into the main answer, ठीक है ना, preferably in manageable step by step rather than passing large sections of spreadsheets content in bulk. This will not only improve the readability of the response but will also ensure, सब आ जाए सर यहाँ पर भी लिख देते हैं। एक और रीजन भी हम लिख लेते हैं, using too much spreadsheet
for narrative answers also. Further, main answer does not contain, ये वैसे पहले पॉइंट से लिंक है, form does not copy formulas, तो ये भी आपको याद रहे। अब आ जाए सर मजीद आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने कह दिया कि एक तो हमारा ये तो इस अटेम्प्ट का हो गया है सर। अब हम दूसरी एक और समर 24 पे भी जा रहे होते हैं, विंटर 24 से पहले जाते हैं कि विंटर 24 में एग्जामिनर भैया ने हमें क्या बोला। आ जाए, कह रहा है 32% था करंट पासिंग रेशियो इज 32% अलाइंस क्लोजली विद द प्रीवियस रिजल्ट ऑफ 35 एंड शोज अ मॉडस्ट इंप्रूवमेंट। एग्जामिनीज फ्रीक्वेंटली presented figures without providing the necessary supporting workings। वही बात, while correct figures were awarded lack of supporting figures। बच्चे जो है ना वही कह रहे हैं कि अगर तुम सही से नहीं, many answer scripts indicated flawed time management with examiners spending disappropriate time on question 1 and question 4। one of them must be आपका जो है उसका होगा कंसोलिडेशन का होगा, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, या ये उसका था एरर वाला था, ठीक है ना। हमने कहा leaving insufficient time for the remaining exams are strongly encouraged to allocate their strategically and allocate time to the next question after a reasonable time to ensure all questions are attempted adequately। अब आ जाए सर, इस पे भी हम एक पॉइंट लिख लेते हैं कि भैया टाइम मैनेजमेंट, एग्जामिनर कह रहा है टाइम मैनेजमेंट भी तुम लोग गलती करते हो, ठीक है। अब सर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैं तुम्हें एक वाक्य सुनाता हूँ। आपको पता है जो इस वक्त FFR की एग्जामिनेशन बॉडी है, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँगा ना कि मेच्योर बॉडी है ICAP के अंदर, जो FFR का अकाउंटिंग का एग्जाम देती है वो है हमारी ये वाली बॉडी। अब सर इस बॉडी के बारे में सुनिएगा एक कहानी। एक साहब यहाँ के एग्जामिनर बने, बहुत ही अच्छे पुराने एक्स टीचर थे, वो एग्जामिनर बने FAR2 का पेपर था। अब ये बात मैं तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, सुनना। 2 वाकया बताऊँगा। FAR2 का पेपर था, उन्होंने पेपर जिस दिन आया उस दिन उन्होंने मुझे कॉल किया, बोला सर पेपर कैसा लगा। अच्छा वैसे वो बात नहीं करते, अभी मैं अगर उनको कॉल करूंगा ना वो कैफ के लिए तो अभी मेरी किसी बात का जवाब नहीं देंगे, फाइनल के लिए शायद दे दें, मतलब कि यार कोई क्यूरी पूछनी है कुछ हो ना, बोलता है कि वो बहुत इतनी वो ऑनेस्ट और इंटीग्रिटी वाले आदमी। तो खैर मैंने उनको अपना अल्लाह ने की दे, उनकी मुझे कॉल आई, सर पेपर कैसा लगा। मैंने सर पेपर बहुत अच्छा था लेकिन लेंथी था। अब वो टीचर ले चुके हैं, याद रखना। वो कहते हैं नहीं आसान लेंदी नहीं था। मैंने कहा सर लेंदी था यार, मैं कह रहा हूँ आपको 3.5 पौने 4 घंटे का पेपर था एक अच्छे बच्चे के लिए भी। बोलते हैं नहीं, पर उन्होंने मुझे एक बात बोली, बोला आसान तुम्हें लेंदी इसलिए लगता है क्योंकि मैं भी जब टीचर था तो हम क्या करते थे, हम बच्चे को एग्जाम में ये कंसिडर करते थे कि वो सोचेगा, ये टाइम भी देते थे कि सवाल नहीं आ रहा सोच रहा है। वो जो मीम नहीं होती जिसमें तुम्हारे पीछे से शू वो जो एक आवाज़ चलती है चिमगादड़ टाइप की, है ना, हम तो ये भी सोचते हैं। बोलता है यार ये तुम लोग सोचते हो। ICAP जब पेपर बनाते हैं तो ICAP अज्यूम ये करता है कि बच्चे ने पेपर देखा, क्वेश्चन नंबर 1 देखा, बोला अच्छा ये भी आता है टक, ये भी आता है टक, ये भी आता है टक 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 टक, और पेपर पूरा कर लेगा। एक बात उन्होंने मुझे ये कही, तो मैंने कहा सर इसका मतलब है आप और हम तो कभी भी किसी भी लेवल पे एक पेज पढ़ा ही नहीं सकते, आप सोचने का टाइम नहीं दे रहे, और सोचना तो नेचुरल है। उन्होंने कहा जो समझना है समझ लो, लेकिन है तो ऐसा ही। मैंने कहा ठीक है सर, पहली चीज़ तो मैंने आपको बता दी। अब आ जाओ दूसरी बात करता हूँ तुम लोगों से, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर थोड़े टाइम बाद वही साहब मुझे एक इवेंट में मिले, फिर मैंने कहा सर यही बात पेपर वेपर लंबे होते, तो उन्होंने एक और बात भी कही। उन्होंने कहा कि आपको पता है सर, मतलब ये मैं उन्होंने एक एग्जाम्पल दी, बोला मैं आपको अकाउंटिंग की एग्जाम्पल नहीं दूंगा जानबूझकर, लेकिन मैं आपको एक कॉस्ट BFD का एग्जाम्पल दे देता हूँ। बोला सपोज करो एक सवाल कर लो, इसमें 5 सालों की आपको NPV निकालनी है। आपने 4 सालों की NPV निकाल ली, नेट प्रेजेंट वैल्यू तुम लोगों ने निकाली हुई है ना बचपन में भी नेट प्रेजेंट वैल्यू, मतलब 5वें साल की जो है नेट प्रेजेंट वैल्यू है ना वो रह गई है, और आप निकाल सकते हैं, लेकिन हम रिकमेंड करेंगे आप आगे बढ़ जाए। आपने मेन काम कर लिया, वर्किंग से ज़्यादा मार्क्स होते हैं, आपने वो काम कर लिया। तो अब सर देखिए वो कह रहा है कि तुमने सवाल पूरा नहीं किया, तुम आगे बढ़ जाओ, तुमने मेन काम कर लिया। अच्छा उसकी बात है भी लॉजिकल, लेकिन मैं खुद भी समझता हूँ एज एन स्टूडेंट भी कि यार दिल इजाज़त नहीं देता, दिल कहता है यार कैसे आगे बढ़ जाऊँ भाई मैं, अभी तो मेरा टाइम बाकी है, चीज़ें बाकी है। तो भाई ये मसला है। लेकिन हैविंग सेड दैट, एक बात कह दूं मैं आप लोगों को सर, हैविंग सेड दैट मैं आपको कहता हूं कि आपको हाथ तेज चलाने, और अगर आपको लगे कि यार वाकई में ऐसा हो रहा है कि मैं कहीं फंस गया हूं, तो मैं आपको टिप्स दूंगा कि फिगर एज्यूम कर लो, टिप्स दूंगा कि उस फिगर को छोड़ के आगे का काम कर लो। ये सब चीज़ें पास कराने में बहुत हेल्प करेगी। लेकिन टाइम मैनेजमेंट भी उसने एक बात कह दी कि यार तुम टाइम सही से मैनेज नहीं करते, सही है ना, टाइम मैनेजमेंट इश्यूज। अब आ जाते, फिर कह रहा है
अब हमने कहा हम एक और अटेम्प्ट का देख लेते हैं ताकि हमें ये भी पता चल जाए। हम देख लेते हैं समर 24 का, फिर हम आ जाएंगे ग्रेड के ऊपर। इसमें क्या कह रहा है भैया, current passing ratio of 35 is modest improvement over the previous year of 38 and also higher than the average of 27 for the past 5 sessions. This increase can be attributed to a strong performance in question 5A which covered IS 34 and examined after a long time. Examinees often presented figures without the necessary supporting. 3 अटेम्प्ट से लगातार कहे जा रहे कि तुम लोग जो है नेसेसरी वर्किंग के बगैर काम कर रहे हो। Although correct figures receive full marks, lack of accompanying calculation result in missed opportunities. ये बात तो पहली क्लास में दिमाग में डाल दो। In nearly every script, examinees engaged in additional work on at least one question. हाय, क्या मतलब है? Which put time pressure on the remaining question. बोला एक क्वेश्चन में जरूरत से ज्यादा टाइम दे रहे हो, वही बात टाइम मैनेजमेंट। Example of this include journal entries in question 1, calculation of profit attributable to NCI in question 2, entries for cost। मतलब बता रहा है तुम लोगों को सब कि ये काम तुमने एक्स्ट्रा किया, सही है ना। बोले स्मार्ट वे में काम नहीं करते, तो इसका मैं एक और बात अगर मैं समराइज कर दूं इसको ना, टाइम मैनेजमेंट इश्यूज भी हैं और प्लस नॉट सॉल्विंग क्वेश्चंस इन स्मार्ट वे। मैं आपको इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूं। नॉट क्वेश्चन सॉल्विंग इन स्मार्ट वे के एक्सेल के अंदर एक FAL2 का सवाल है। सवाल का नाम है सनशाइन। सनशाइन आप लोगों ने शायद सुना हुआ है, सवाल किया हुआ भी होगा, इंटेंजिबल का किया हुआ है, तो आप इसको रिकॉल कर पाएंगे मेरा बच्चा, ठीक है। अब बताते सनशाइन वाले सवाल में हुआ क्या। सनशाइन वाले सवाल में हुआ ये कि उसने 4 एसिड दिए थे A, B और C और D, और उन सब की आपको रिवैल्यूएशन भी करनी थी, डेप्रिसिएशन भी निकालनी थी, उनकी कॉस्ट थी, उनके डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर थी, है ना, और उनकी कैरिंग अमाउंट फिर आनी थी, फिर उनकी रिवैल्यूड अमाउंट थी। ऐसा सवाल था। अब सुनना, बच्चा हमारा अजीम बच्चा क्या करता है, बच्चा ये उसकी आइडियल वर्किंग का फॉर्मेट था, सही है ना। बच्चा क्या करता है, ए बनाएगा, ए की सब चीज़ें अलग से लिखेगा, ए के लिए ये तीनों चीज़ें अलग से कॉपी करेगा, ये 3 चीज़ें कि भैया ये मैंने ए के लिए कर ली, ठीक है। फिर आएगा ये की बात करूँ, ये ए की वर्किंग कर रहा है बच्चा, सही है ना। फिर बी के लिए अलग से करेगा, ये मैंने बी के लिए कर लिया, फिर मैंने सी के लिए कर लिया। आप समझ रहे, तो बच्चा सी इन सब के लिए अलग अलग करेगा। हालांकि भाई तू सबके लिए जब अलग अलग कराए तेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो इस किस्म का एक फॉर्मेट बना देना यार, ये वाला फॉर्मेट, बजाय इसके कि तू इन सब के लिए अलग अलग कर, तो एक फॉर्मेट ये वाला बना दे। ये स्मार्ट चीज़ें हमारे अजीम बच्चे को नहीं पता होती, तो क्या होता है सर, फिर वो टाइम वेस्ट करता है। ये कैसे सीखेंगे, क्लास में सीखेंगे। मैं हमेशा इसके लिए एक छोटी सी टिप देता हूँ, सवाल शुरू करने से पहले 30 सेकंड सोच लो, हाउ टू अप्रोच दिस, दैट्स इट। अब आ जाते हैं आगे कि सर और क्या कहा इसने, कुछ कहा मैं कुछ और नहीं, यहाँ पर इसने ख़त्म कर दिया। तो सर ये तो हमने पढ़ लिए, हमारे पास क्या एग्जामिनर कमेंट्स हमारे पास आ गए, उनकी मदद से हमने एक डॉक्यूमेंट बना लिया, बच्चा क्यों रीज़न फॉर फेल होता है, सही ना। टाइम मैनेजमेंट, not a smart way of working, no details working, hence losing partial marks in figure, using too much spreadsheet for narrative answers for also, मेन आंसर डोंट कॉपी फार्मूला। बच्चों को ये बात नहीं पता होती लेकिन वो फिर भी वो कर लेते। तो हमने कहा सर ये बेसिकली रीजंस फॉर फेलियर आज के दौर में। इसने कहीं भी ये नहीं कहा कि तुमने कोई चीज़ पढ़ के नहीं है, तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट का मसला था। अगर तुम गौर से देखो ऐसा है कि नहीं है, कहीं भी नहीं किया ये, सही है ना। क्यों नहीं कहा इसने सर ये कि तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट का मसला था। जी मेरा लास्ट अटेम्प्ट क्या आई नहीं है, उससे पहले वाली अटेम्प्ट के, सही है ना। तो उसने कहीं भी ये नहीं कहा कि तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट का मसला था। उसने हमेशा यही बात बोली कि देखो, क्योंकि उसको पता है, मेरी एक बात बहुत गौर से सुनना, FFR का भी हम सिलेबस खोलने लगे, ठीक है ना। FFR का हम सिलेबस खोल रहे हैं। उसका सिलेबस जो है ना वो बहुत लंबा है, आपको अभी नज़र भी आ जाएगा। लेकिन हैविंग सेड दैट उसका सिलेबस बहुत लंबा है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा ना 6 टॉपिक कौन से इंपॉर्टेंट है जिनको तुमने फोकस कर लिया तो क्या होगा। आर्यन बेटा ये रिसेंट अटेम्प्ट कही थे, ठीक है, आ जाए। अब हम आते हैं
ये 3 ग्रेड्स में उसने सिलेबस को तोड़ दिया। कितनी ग्रेड्स में तोड़ दिया उसने सिलेबस को? 3 ग्रेड्स में। सर कौन सी 3 ग्रेड्स है? ये, ठीक है, ये 3 ग्रेड्स में सिलेबस को तोड़ दिया गया है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फॉर ग्रुप्स, सही है, 30 to 40 मार्क्स है इसके। हमने कह दिया गया कि आपका जो है अकाउंटिंग फॉर एसेंशियल ट्रांजैक्शन एंड एथिक्स 30 to 40 इसके भी और 25 से 30 इसके भी है। टोटल इसने कह दिया ये कोर्स जो है 150 से 175 घंटे का है, बिल्कुल ठीक का है, तकरीबन 150 घंटे के आसपास हम इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अप्लाई IFRS 5 जो है ना, इसके टेस्टिंग लेवल का होप तुम्हें पता होगा, भूल भी गए तो मैं क्विकली बता दूं भाई, किसी चीज़ को अगर उसने टेस्टिंग लेवल दिए हैं तो सुन लो। T1 का मतलब है कि वो मैक्सिमम, बल्कि हम टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर देते हैं इसका, ये टेस्टिंग लेवल के लिए आपको मैं एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे। T1 का मतलब है कि लेस देन इक्वल्स टू 8 मार्क्स, अगर तो तुम भूल चुके हो। T2 का मतलब है लेस देन इक्वल्स टू 20 मार्क्स, और T3 का मतलब है लेस देन इक्वल्स टू 25 मार्क्स, है ना। ये T के लेवल्स हैं। अब P के लेवल्स भी तुम्हें बता देते हैं। P1 का मतलब है लेस देन इक्वल्स टू, P1 का मतलब है बेसिक्स करके आओ। P2 का मतलब है चीता बन के आओ। P3 का मतलब है वैशी बन के आओ। मतलब सर आपको इतने अच्छे से पढ़ना है कि आपको उस पर से कुछ भी पूछ लो। अब अगर आप गौर से देखें, ये हम अपने बात दिमाग में ये भी बिठा लें, बात सही है ना। तो अगर आप गौर से देखें मेरा बच्चा, सही है, तो हमारे पास जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कंसोलिडेशन के अंदर P3 है, मेन जो कंसोलिडेशन है IFRS का, सही है ना, उसको उसने P3 का लेवल दिया है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं P2 है, बाकी चीज़ें कुछ T1 भी है, P2 T1 आपको P1 का तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, जो कि पहले बच्चे नहीं करते थे, जो बच्चे पुराने पढ़ चुके हैं ना, सर शायद ही ये पढ़ा होगा रिलेटेड पार्टी, इसको भी P2 पे डाल के T1 में डाल दिया कंसोलिडेशन के साथ। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये पहले अदर्स वाली ग्रेड में होता था, लास्ट जिसको हम कहते हैं ना कि इस एजुकेशन स्कीम में, सही है। ये जो आपकी स्कीम है, नई स्कीम है, और जो कि आपकी जो है ना एप्लीकेबल है फ्रॉम जून 25 वाला जो अटेम्प्ट था, उससे जो है जून 26 वाला अटेम्प्ट हो, उससे जो है ना ये आपकी वाली स्कीम एप्लीकेबल है। तो ये वाली सीन है। नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, ये पहले भी कंसोलिडेशन के साथ ही होता था। अफेक्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, सही है सर, ये IAS 21 भी इसके साथ ही डालना ज़्यादा बेहतर था, तो इसने कर दिया। तो सर अगर आप गौर से देखें तो इन टॉपिक कंसोलिडेशन प्लस IAS 21 प्लस IFRS 5 प्लस IAS 34 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और IAS 24 रिलेटेड पार्टी, 34 इज इंटरिम 24, ये टॉपिक जो है इसके बारे में इसने कह दिया है कि भैया ये टॉपिक मैं पूछूंगा 30 से 40, मतलब कंसोलिडेशन का पेपर सवाल तो लाजमी आएगा, उसके साथ कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी छोटा मोटा सवाल। तो ये ग्रेड तो आप समझे कि बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, ये हम पूरी करेंगे। इस ग्रेड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है मेरा बच्चा, प्यारा प्यारा बच्चा, अच्छा बच्चा, इस ग्रेड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारे पास क्या, मैं इसको कहीं साइड कर दूं, छोटू कर दूं इसको, आप लोगों ने कॉपी कर दिया हो तो, है ना। थोड़ा इस ग्रेड में सबसे ज़्यादा हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये 2 टॉपिक है शुरू के, जिसको हम कहते हैं कंसोलिडेशन, है ना। ये 2 टॉपिक है, ठीक है। ये कंसोलिडेशन के साथ भी आ सकते हैं, अलग भी आ सकते हैं, ये तो मैंने आपको पहली ग्रेड बता दी। इस ग्रेड में से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर कह रहा हूँ कंसोलिडेशन, इसको कर लोगे तुम्हारे पेपर के कम से कम दोनों के ऊपर मिला करके वो 25 नंबर का सवाल तो मिनिमम देगा, सही है। तो आ जाए दोनों, और ये हो सकता है एक सवाल से ज़्यादा भी दे दे तो 30-35 भी हो जाए। फिर आते अकाउंटिंग फॉर एसेंशियल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड एथिक्स, इसमें 3 स्टैंडर्ड डाल दिए। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आपका IFRS 9, IAS 32, सही है ना, जो भी इसके साथ है। रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स IFRS 15, इनकम टैक्सेस, तीनों का P3 25 नंबर तक का सवाल पूछ सकता है और T2 लेवल है। और साथ में इसने जिसको बोलते हैं ना कि स्टार्टर के तौर पे एथिक्स भी डाल दिया, जो कि शायद पूछे शायद ना पूछे। अब ये यहाँ पर गेम कर गया। पहले पता है क्या होता था,
पहले ना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और कंसोलिडेशन के ऊपर लाजमी सवाल आता था। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और कंसोलिडेशन के ऊपर लाजमी पहले सवाल होता था, अब ऐसा नहीं है, अब किसी एक के ऊपर सवाल आएगा। सर अब किसी एक के ऊपर सवाल आएगा तो क्या मतलब है सर? अब आपको मतलब कंसोलिडेशन के ऊपर तो लाजमी आएगा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर आ भी सकता है, या हो सकता है उसकी जगह IFRS 15 पे बड़ा सवाल दे दे और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर 5 नंबर का सवाल दे, या हो सकता है टैक्स के ऊपर बड़ा सवाल दे दे। क्योंकि देखो ग्रेड के नंबर कितने, ग्रेड के नंबर है 30 से 40। तो इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि अगर ये 30 से 40 नंबर की ग्रेड है तो हमारे जो इतनी इसकी ऐसी तैयारी करनी है कि एक बड़ा सवाल तो वो देगा, बाकी छोटे छोटे सबके सवाल देगा इस वाली ग्रेड पर। सही है? तो मैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा ये तीनों ही है, फिर भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की इंपॉर्टेंस ज़्यादा रहेगी, उसमें घुमाने का चांसेस ज़्यादा है। तो अब मैंने आपको 4 टॉपिक बता दूँ, कंसोलिडेशन, IFRS 9, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, रेवेन्यू, IFRS 15, इनकम टैक्स, ये 4 तो कर लो। तो 4 के ऊपर इस अभी ग्रेड के हिसाब से ही 60 नंबर तो बन रहे हैं। 100 में से 60 नंबर का पेपर तो मैं आज ही बता दिया मैंने। अब आ जाओ, फिर आगे आते हैं, बाकी सारे इसने यहाँ पर डाल दिए। इम्पेयरमेंट पहले ये होता था IFRS 9 के साथ लगा हुआ, एम्प्लॉय बेनिफिट, शेयर बेस्ड पेमेंट्स IFRS 2, फेयर वैल्यू मैनेजमेंट IFRS 13, लीजेस IFRS 16, इन सबको P3 डाला इम्पेयरमेंट के ऊपर। लेकिन जो नई चीजें पहले उसके ऊपर अलग से बड़ा सवाल भी आ सकता था, अब छोटा सवाल आएगा 8 नंबर तक का। सही है सर? पहले इसके ऊपर बड़े बड़े सवाल भी थे, अब छोटा सवाल ये आएगा। फेयर वैल्यू मेजरमेंट, इसके ऊपर बहुत ही रेयर सवाल पूछा था, अब इसको अलग से कहने का मतलब ये है कि इसके ऊपर भी आएगा। फिर आ जाते हैं, You understand potential impact of changes in accounting requirements catering to money market। सर ये अब जरा इसने जो ना थ्योरी वाली चीजें भी डालना शुरू कर दी है। सही है ना? अंडरस्टैंड, ये इसके ऊपर भी हम जाएंगे, क्या ये थ्योरी का। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ, ये वही बैंक म्यूचुअल फंड जो आपके पहले आते थे स्टैंडर्ड छपाई वाले। फिर आ जाते हैं स्टेट ओवरव्यू ऑफ IFRS फॉर SMEs, ये भी पहले भी सिलेबस में था। अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान। फिर आ जाते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान के ऊपर भी आपके ऊपर एक एम्प्लॉय बेनिफिट के साथ इसको कवर करके पढ़ाया जाता है। सही है ना? ये वाली जो चीज़ें दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। ओवरव्यू ऑफ इस्लामिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, 8 नंबर तक का सवाल। स्टेट ओवरव्यू ऑफ IFRS ऑन फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लोरेशन फॉर मिनरल रिसोर्सेज। सही है ना? IFRS 6 है, IFRS 17 है, ठीक है ना? फिर आपके पास IS 1 आ गया, IFRS 1, रेगुलेटरी डेफरल अकाउंट्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड हाइपर इन्फ्लेशनरी। फिर आ जाते हैं स्टेट ओवरव्यू ऑफ IPSAs इन द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जर्नल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फॉर पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग के लिए मैं बता रहे। सही है ना? ऊपर अब सर आ जाए, ये जो तीसरी ग्रेड है ना, इसके बारे में याद रखें। मैं तीसरी ग्रेड को मैं प्यार से कहता हूँ कचरा ग्रेड। कचरा इसलिए इसका जो कहीं और नहीं पूछा था वो मैं यहाँ पर पूछ सकता हूँ, इसलिए कचरा कह रहा हूँ। अब सुनना सर, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अब आप देखो अफेक्टिवली ना, इसने यहाँ पर आपके सारे पॉइंट डाल दिए। IFRS 1, शेयर बेस्ड पेमेंट, IFRS 3, सारी चीज़ें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना, मैं आपको बताने लगा हूँ कौन कौन से हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आप उसके हिसाब से देखिएगा। अब सारे स्टैंडर्ड हैं, सही है ना? IS 21, IS 19, जो यहाँ पर ऊपर हमने जितने भी गए ना, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट इन अदर एंटिटीज, फेयर वैल्यू मेजरमेंट, ग्रिड के हिसाब से सब चीज़ें बता रहे तो मैं ना, ग्रिड बी, ग्रिड ए कौन सा है। अब मैं यहाँ पर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख रहा हूँ। 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। पहला, सब बच्चे इधर, कंसोलिडेशन। ये अकेला 25 मार्क्स का मिनिमम है, मिनिमम कह रहा हूं मैं। 2 IFRS 9, 3 IFRS 15 रेवेन्यू, 4 IS 12। अब सर ये जो 3 टॉपिक है ना, ये 3 टॉपिक 35 नंबर के मिनिमम आएंगे पेपर में, 35 मार्क्स, ठीक है? फिर हमारे आते हैं 5th पे,
पांचवा हमारे पास आ जाता है लीजेस। ये तकरीबन आप समझे 10 मार्क्स तक का आ सकता है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताएं 70 नंबर तो मैंने आपको आज की क्लास में ये मिनिमम बता रहा हूँ, हो सकता है इन पांचों के ऊपर इससे ज्यादा भी है। 70 नंबर तक तो मैंने आपको आज की क्लास में ही बता दिए कि मेरा बच्चा क्या होता है। ठीक है, क्लियर है? क्या हम क्लियर है सर? 70 नंबर जो है मैंने आपको आज की क्लास में ही बता दिए, पहली ओरिएंटेशन क्लास में। तो अब मुझे बताओ सर 70 नंबर इनमें से तो हमें ज्यादा फोकस इन्हीं पे करना है। बिल्कुल हम करेंगे और हम देखेंगे। और हमारी जो क्लास 150 घंटे हमने कहा ना क्लासेस होंगी, उससे आप यकीन माने तकरीबन कुछ नहीं ना 100 घंटे तो ये लेकर जाएंगे, 5 टॉपिक मिनिमम। बाकी टॉपिक कितना 100 से भी शायद थोड़े ज्यादा ही कर जाए। अब सर आए ना क्यों? क्योंकि बाकी एक तो है भी छोटे, दूसरी बात कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि आप सब देखें 20-25 मिनट के। मैं आपको एग्जांपल दे दूं, फेयर वैल्यू मेजरमेंट आधे घंटे का टॉपिक है ये, हाफ एन आवर में तुम लोग कर लोगे। तो ऐसा टीचर भरोसा रखना है कि मैं तुम्हें बताऊंगा क्या चीज़ें कैसी है, किस हिसाब से ग्रिड तुम्हें बताएगी। तुम्हें ज़्यादातर मेन जो फोकस रखना है ग्रिड ए और बी पे रखना है। सी के अंदर बहुत कुछ है, हम पूरी सी ग्रिड करेंगे, ये मेरा वादा है, पूरी सी ग्रिड करेंगे। लेकिन कुछ के ऊपर डिटेल में जाएंगे। सी के ऊपर जैसे मैंने कहा ना, लीजेस के ऊपर डिटेल बनती है, शेयर बेस्ड पेमेंट्स पे डिटेल बनती है, एम्प्लॉय बेनिफिट्स पे डिटेल बनती है, इम्पेयरमेंट इनके ऊपर बनती है। ये रट्टे की चीज़ें बिल्कुल सही है। इसके अलावा बाकी जो चीज़ें वो सारी इतनी छोटी छोटी थे, सबके ऊपर कोई आधे घंटे में होगा, कोई 1 घंटे में होगा, कोई 1.5 घंटे में तुम्हारा खत्म हो जाएगा। बट उसके ऊपर टेंशन नहीं लेनी तुम लोगों ने। ठीक है, क्या हम यहाँ तक क्लियर है मेरा बच्चा? कोई सवाल किसी का तो बताए। कोई सवाल? सर सोल्यूशन कैसे करेंगे? सोल्यूशन हम करेंगे बेटा एक्सेल के ऊपर। हाँ, कुछ हम सॉफ्टवेयर पर भी करेंगे, लेकिन हम क्लास में एक्सेल पे करेंगे, क्योंकि आप भी फॉर्म में एक्सेल में काम करते हैं। सॉफ्टवेयर के ऊपर कुछ सवाल करेंगे। आपने कोशिश करनी है कि हर 1 महीने में 1 सवाल 2 सवाल तो सॉफ्टवेयर के ऊपर कराए कि आपके। कोई और सवाल? नहीं बेटा, रेशोस ने क्यों? रेशो के चांसेस बहुत कम हो गए। वैसे तो वो FR1 FR2 की कोई भी एडजस्टमेंट डाल सकता है, वो उसने जनरल ये कहा है, लेकिन इसलिए कि उसने FR2 के अंदर अब डाल दिया रेशोस। तो जब FR2 के अंदर चला गया और बड़ा टेस्टिंग लेवल 2 का टॉपिक हो गया, तो वो यहाँ पर कम पूछेगा। सर कौन से टॉपिक अगर हम करेंगे? आ जाओ, अब मैं थोड़ा सा इसके ऊपर भी आपको बात कर दूं। टॉपिक्स टू बी कवर्ड लाइव। कौन से टॉपिक लाइव क्लास में हम कवर करेंगे? कंसोलिडेशन, IAS 12, लीजेस। ये उन बच्चों के लिए जिनकी अटेम्प्ट अभी 6 महीने के बाद है, ये उनके लिए हम लाइव क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है, फिर आ जाते हैं सर जिनकी अटेम्प्ट 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद है, सही है ना, आज से 1 साल के बाद है या 1.5 साल के बाद है, ठीक है ना, उनके लिए हम IFRS 15 जिसको हम कहते हैं रेवेन्यू, IFRS 15, IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी कवर कर लेंगे लाइव क्लास के अंदर। और शेयर बेस्ड पेमेंट्स भी कर लेंगे। ठीक है सर, क्या करेंगे सर? हमारी कोई बुक होगी? बिल्कुल हमारी बुक होगी, हमारी FFR की बुक होगी। ये हमारी बुक है, सही है। सॉफ्ट कॉपी भी आपको मिल जाएगी, हार्ड कॉपी आपको चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं। 552 पेजेस की बुक है। इसके अंदर सारे पास पेपर ईच एंड एवरीथिंग हम भी करेंगे। सॉल्यूशंस जो है मैं आपको उनका भी ओवरव्यू दिया करूंगा, मतलब सॉल्यूशन जो है उनका भी आपको एक वो मिल जाएगा, क्या कहते हैं, एक्सेल शीट मिलेगी। ठीक है ना? क्यों मिलेगी सर सॉल्यूशन की एक्सेल शीट? इसलिए मिलेगी सॉल्यूशन की एक्सेल शीट क्योंकि आप लोगों को बच्चा फर्म में कभी क्लास लेनी, कभी क्लाइंट पे क्लास लेनी है, तो आप लोग हो सकता है कि वहाँ पर सिर्फ इतनी जल्दी से कॉपी ना कर पाए, तो सॉल्यूशन की मिलेगी। लेकिन मैं आपको बार बार रिकमेंड करूंगा सॉल्यूशन की एक्सेल शीट सिर्फ उसके लिए मिलेगी। तुम लोग खुद से भी मेरा बच्चा कोशिश करो कि अपना थोड़ा सा लिखने की प्रैक्टिस, उसके लिए करो, एक्सेल की प्रैक्टिस करते रहो। सिर्फ सॉल्यूशन की एक्सेल शीट पे जो है ना रिलाई नहीं कर लेना। मजबूरी है, मैं कैफ में नहीं देता हूँ, कैफ में देता हूँ टॉपिक खत्म होने के बाद। पहले क्यों नहीं देता? क्योंकि बच्चा उस पर काम करेगा। अभी भी यही डर होता है, लेकिन अभी जो टॉपिक लाइव कराऊंगा उनके नहीं दूंगा, लेकिन जो रिकॉर्डिंग होंगे उनकी मैं दे दूंगा कि चलो भाई तुम अगर फॉर्म में बैठ के रिकॉर्डिंग ले रहे हो
हाँ, लाइव वालों की भी उस क्लास के बाद दे दूंगा, तो ये करो। कैसे दिया जाएगा सर? हमारे पास गूगल ड्राइव होगी, हमारा ड्राइव का लिंक होगा। हम आपको ये भी बता देते हैं कि हमारी गूगल ड्राइव होगी, उसका एक लिंक होगा। ठीक है सर। अब गूगल ड्राइव है, उसके अंदर जो है ना कैफ 2 के स्टूडेंट्स के लिए लिंक है, FAR2 की है, सही है, PP का लिंक अलग से है। तो हमारे पास जो है ना एक ड्राइव होगी, ड्राइव के अंदर जो है ना हमारे पास लिंक होगा और डिफरेंट तरह की चीज़ें होंगी उस ड्राइव के अंदर। FAR2 आसान खाना निके से सारी चीज़ें जो है ना हम वहाँ एक अलग से फोल्डर, जैसे कैफ 2 का यहाँ पर, क्योंकि ड्राइव ये जो है ना कैफ 2 का है ना, तो हम ऐसे ही अपना सारे का सारा जो है ना आपको लिंक मिल जाएगा, उसी लिंक के अंदर चीज़ें अपडेट हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अभी हम यहीं पे बनाना चाहें, हम बना देते हैं एक फोल्डर ACR एडवांस कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग, सही है ना, एजुकेशन स्कीम 2025, ये हमने क्रिएट कर दिया और हम इसी के अंदर आपको डाल देंगे और इसका आपको लिंक मिल जाएगा कि इसी के अंदर हम डाल देंगे आपके पास क्या कहते हैं, ग्रेड भी डाल देंगे और बाकी चीज़ें भी डाल देंगे, सही है ना। अभी ग्रेड डाल देते हैं, बुक डाउनलोड करके डाल लूँगा, तो इस तरीके से आपको ग्रेड का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है मेरा बच्चा। अभी किसी का कोई भी सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। पहली क्लास होगी हमारी ट्यूसडे को, हर हफ्ते ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे रात 9 से 10। 9 से 10 का टाइम क्यों रखा है? क्योंकि सर ऑनलाइन क्लास ही होगी, तो आप लोगों के पास भी फर्म के जाने के बाद टाइम होता है। मेरे ख्याल में टाइम ऐसा होता है कि यूजुअली लोग फ्री भी होते हैं, तो 9 से 10 के टाइमिंग में मैं ऑफिस से ही क्लास लूँगा अपनी, सही है ना। मेरे ऑफिस में क्रोमा सेटिंग है, सेटअप कर लिया है, फिर वहीं से हम जाएंगे। कोई सवाल किसी का मेरा बच्चा? कोई सवाल नहीं है बेटा? मई तक मैं इंशाल्लाह मई के फर्स्ट वीक तक जो 3 टॉपिक मैंने कहा ये मैं कवर करा दूंगा। जी पूरा कोर्स पे ही कराऊंगा। ठीक है, इंशाल्लाह ट्यूसडे को मिलते हैं हम। ट्यूसडे को हमारी मुलाकात होगी। एक सवाल और आ गया, ड्राइव लिंक इंशाल्लाह आपको जो है ना पहली क्लास जो होगी हमारी ट्यूसडे को, उसी के साथ बुक और सारी चीज़ों के साथ मिल जाएगा। ठीक है आर्यन, कोई और सवाल? चलिए सर, हम मिलेंगे इंशाल्लाह। पहली क्लास हमारी होगी ट्यूसडे को रात 9 बजे। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। कोई भी सवाल हो, मैं फिर अभी 1 मिनट के लिए और भी हूँ। चले जी बेटा, कैश फ्लो भी होगा अपना आर्यन। थैंक यू बच्चों, अल्लाह हाफिज़।